हेलो बच्चों, मैं गौतम पांडे स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। पिछले वीडियो में मैंने जीवन की मौलिक इकाई जो कक्षा 9वीं का पाठ संख्या 5 है, उसमें हमने कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा था। कोशिका क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। अब इस पार्ट में जो कि पार्ट 2 है, जितने भी कोशिका अंगक है वो सब हम इसमें कवर करेंगे। सभी कोशिका अंगक एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे और ये बिल्कुल 100% एनसीईआरटी बेस्ड होगा। एनसीईआरटी में जितने भी दिए गए हैं उन सभी बातों को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देते हैं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए, कोशिका अंगकों के बारे में सबसे पहले पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि उपापचयी क्रियाएं जो हमारे बॉडी के अंदर होती हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उपापचयी क्रियाओं को इंग्लिश में हम लोग मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये क्या है, एक जैव रासायनिक क्रियाएं हैं। कैसा ये क्रिया है? जैव रासायनिक, यानी जीवित में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको हम लोग जैव रासायनिक क्रियाएं कहते हैं। तो हम लोग क्या है, सब सजीव हैं। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, मानव, ये सब क्या है, सजीव हैं। तो जितने भी सजीव हैं उनमें जीवन को बनाए रखने के लिए, यानी जीवन जो है उनको जीवित रखने के लिए कुछ क्रियाएं होती हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उपापचयी क्रियाएं कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार है उपचय, यानी एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है। रचनात्मक कहने का मतलब जिस भी अभिक्रिया में कुछ बन रहा हो, कुछ जटिल से कुछ सिंपल से यानी साधारण से कुछ जटिल अणुओं का निर्माण हो रहा हो, यानी कुछ रचना हो रही हो, उसको हम क्या कहते हैं, वैसे प्रक्रिया को उपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो वही है कि यह रचनात्मक रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह होता है जिसमें अपचय की क्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग क्या होता है, कुछ बन रहा है। देखिए, सरल अणुओं से जटिल अणुओं के निर्माण में होता है। कुछ सरल अणु थे, उससे क्या कर रहे हैं हम लोग, जटिल अणुओं का निर्माण कर रहे हैं इस क्रिया में। तो इसको हम कहते हैं उपचय। और इसी क्रिया के द्वारा सभी आवश्यक पोषक तत्व शरीर के अन्य भागों तक आवश्यकता अनुसार पहुंचाए जाते हैं। अब शरीर को कुछ पोषक तत्वों की जरूरत होती है टाइम टू टाइम, तो उसको कौन पहुंचाएगा, इस क्रिया के द्वारा जो ऊर्जा बनेगा वही ऊर्जा जाएगा और इसी प्रोसेस के थ्रू पहुंचेगा वहां पर, जिससे नए नए कोशिकाओं या उत्तकों का निर्माण होता है। अब ये ऊर्जा का क्या काम होता है, नए कोशिका बनते हैं या कोशिका मिलकर के नए उत्तकों का निर्माण करते हैं। अब देखिए, दूसरा प्रकार है उपचय के बाद कैटाबॉलिज्म, अपचय, उसको पढ़ते हैं। उपचय में हमने पढ़ा, यानी एनाबॉलिज्म में हमने पढ़ा कि वहां पर कुछ बन रहा था, कुछ वह क्या था, रचनात्मक प्रतिक्रिया हो रहा था वहां पर। यहां पर विघटन होगा, यानी यहां पर कुछ टूटेगा। जब किसी भी प्रक्रिया में कुछ टूट रहा हो, जैव रासायनिक प्रक्रिया में, यानी जो जीवित के अंदर, सजीव के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है उसमें कुछ टूट रहा हो, किसी भी चीज का विघटन हो रहा है, तो वह प्रक्रिया किसके अंदर आएगा, अपचय के अंदर आएगा। वह प्रक्रिया को हम लोग अपचय कहेंगे, कैटाबॉलिज्म कहेंगे। वही लिखा है कि इस प्रक्रिया में जटिल कार्बनिक पदार्थ, जो हम भोजन खाते हैं वो क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, उनका विघटन होकर सरल अणुओं का निर्माण होता है। वहां पर सरल से क्या हो रहे थे, जटिल अणुओं का निर्माण हो रहा था, और यहां पर क्या हो रहा है, जटिल अणु जो है उनसे सरल हो रहा है। यहां पर देखिए, जटिल अणु थे और उनसे क्या हो रहा है, सरल अणुओं का निर्माण हो रहा है। और वहां पे कुछ और हो रहा था, इसका उल्टा हो रहा था। और यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। यहाँ पर कोशिकीय श्वसन के दौरान क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, दोनों में ऊर्जा का ही निर्माण हो रहा है। हमने उपचय और अपचय को पढ़ लिया, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को, कि अगर कुछ बन रहा है, रचनात्मक प्रतिक्रिया हो रहा है जैव रासायनिक प्रक्रिया में, तो क्या है वो एनाबॉलिज्म। और कोई विघटन हो रहा है, कुछ टूट रहा है, तो क्या है वो कैटाबॉलिज्म है। तो अब हम आगे चलते हैं कोशिकांग की तरफ, सेल ऑर्गेनेल्स की तरफ। तो उसमें हम सबसे पहले हमको पढ़ना है अंतर्द्रव्यी जालिका के बारे में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ई जो है आपका, ई इंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम, इसलिए हम इसको शॉर्ट में ई आर लिखते हैं। ई से इंडोप्लाज्मिक और आर से क्या है, रेटिकुलम। यहां पर आपको फिगर दे रखा है, पिक्चर दे रखा है किसका, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतर्द्रव्यी जालिका का पिक्चर देख रखा है। यहां पर देखिए, ये न्यूक्लियस है, गोलाकार क्या है, यहां पर ये न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और यहां पर आपको दिख रहा है कि नालिकाएं हैं, ये जो पूरी कोशिकाओं में इसी तरह जाल तंत्र बना के फैली हुई है। ये देखिए, ये नालिकाएं हैं और पूरी कोशिका में क्या है, जाल तंत्र बना करके ऐसे करके फैली हुई है।
अब देखिए इस जाल तंत्र में यहां पर छोटे छोटे आपको पीले कलर के बिंदु दिख रहे होंगे, इस पिक्चर में दिख रहे हैं। ये गोल गोल छोटे छोटे जो बिंदु हैं इसको हम लोग राइबोसोम कहते हैं। और इस तरफ आपको कोई भी ऐसे बिंदु नहीं दिख रहे होंगे। यहां पर तो दिख रहा है लेकिन यहां पर नहीं दिख रहा है। तो देखिए जहां पर ये राइबोसोम प्रेजेंट है, यानी जहां पर ये राइबोसोम उपस्थित है, उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जहां पे अब्सेंट है यानी राइबोसोम अनुपस्थित है, देखिए यहां पर ये चिकना दिख रहा है, राइबोसोम अनुपस्थित होने के कारण यह बिल्कुल चिकना दिख रहा है और ये खुरदुरा जैसा दिख रहा है। तो जो खुरदुरा जैसा दिख रहा है उसको नाम जैसा बिल्कुल जैसा दिख रहा है वैसा ही नाम दिए, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। और जो चिकना दिख रहा है उसको क्या कह दिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी खुरदुरी के बजाय क्या है, ये चिकना दिख रहा है तो क्या है, ये चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है। तो देखते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका के क्या क्या कार्य होते हैं, खुरदुरे के क्या कार्य होते हैं और चिकने वाले के क्या कार्य होते हैं। यहां पर वही बात लिखा हुआ है कि अंतर्द्रव्यी जालिका झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा सीट का बहुत बड़ा तंत्र है। यहां पर मैंने बनाया, ये देखिए ये क्या है, ये नालिकाएं हैं, ये सब नालिकाएं हैं, झिल्ली युक्त नालिकाएं हैं और ये क्या है, सीट है। तो इसका बहुत बड़ा ये आपको तंत्र दिख रहा है। और ये लंबी नालिका अथवा गोल या आयताकार थैलों सैक की तरह दिखाई देता है। अब ये देखिए नालिका तो आपको दिख रही है और ये देखिए गोल या आयताकार थैलों की तरह ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल कैसा, गोल या आयताकार थैलों जैसा दिख रहा है। अगर आपसे पूछा जाए अंतर्द्रव्यी जालिका क्या होते हैं तो आप ये दो बात लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं दो पार्ट जो है इसके, दो भाग, दो तरह के जो होते हैं अंतर्द्रव्यी जालिका, उसको हम पढ़ते हैं। जो अंतर्द्रव्यी जालिका दो प्रकार की होती है उसमें सबसे पहला खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका, जो कि मैंने अभी अभी पढ़ाया था कि क्या होती है, इसको हम शॉर्ट में RER कहते हैं, यानी आर से रफ, ई से इंडोप्लाज्मिक और आर से रेटिकुलम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। यानी इसमें देखिए राइबोसोम उपस्थित रहता है। यहां पर देखिए फिगर में, मैंने एक बार और फिर से पढ़ा देता हूं। यहां पर देखिए फिगर में क्या है, येलो येलो कलर का नालिकाओं पे राइबोसोम आपको उपस्थित दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पर राइबोसोम अनुपस्थित है। तो यहाँ पर जहां पर उपस्थित है उसको हम क्या कह दिए, रफ ER कह दिए या खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका कह दिए। और इसका काम क्या होता है RER का, RER तैयार प्रोटीन को ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। अब देखिए राइबोसोम क्या तैयार करता है, प्रोटीन तैयार करता है और ये प्रोटीन इन्हीं नालिकाओं द्वारा गुजरते हुए कहां चल जाता है, कोशिका के अन्य भागों में बाहर चला जाता है। तो ये था खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब हम देखते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका को। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका यानी SER, SER क्यों, S से स्मूथ, वहां पे R से रफ था और ER से इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER का काम रहता है। अब देखिए वहां पर क्या था, SER वहां पे RER क्या कर रहा था, वहां पे प्रोटीन बना रहा था। देखिए कितने एक नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। वहां पे क्या था, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन कौन बनाता है तो आप क्या कहिएगा, RER में बनता है प्रोटीन, RER का काम होता है प्रोटीन बनाना। अगर आपसे पूछा जाए कि SER क्या करता है तो SER वसा अथवा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए कि वसा या लिपिड अणुओं का निर्माण कौन करता है तो आप कहिएगा कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका जो है वह यह काम करता है। वसा और लिपिड अणुओं का निर्माण चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या SER करता है। और इसमें क्या होता है, राइबोसोम अनुपस्थित रहता है, क्योंकि राइबोसोम यहाँ पर देखिए अनुपस्थित है, कहीं भी राइबोसोम आपको नहीं दिख रहा है और ये चिकना दिख रहा है, तो जैसा दिख रहा है वैसा नाम चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं कि कार्य क्या होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब देखिए परीक्षा में आपको यह नहीं आएगा कि आप चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका या खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका का अलग अलग कार्य लिखे। एक मार्क्स में पूछ सकता है कि प्रोटीन कौन बनाता है, लिपिड कौन बनाता है और वसा कौन बनाता है, फैट कौन बनाता है, ये पूछ सकता है। लेकिन अगर कार्य लिखने के लिए आएगा तो आपको पूरा का पूरा आएगा कि अंतर्द्रव्यी जालिका का कार्य लिखिए, तो उसमें आप दोनों का कार्य लिख दीजिएगा, SER का भी RER का भी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या काम करता है अंतर्द्रव्यी जालिका। तो यह कोशिका द्रव्य, आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा कि यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य जालिका तंत्र यानी नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। ये देखिए आपका केंद्रक दिख रहा है, गोल सा न्यूक्लियस है, और ये देखिए जाल तंत्र का पूरा निर्माण करता है। इन्हीं जालिकाओं, नालिका दिख रहे हैं और नालिका बिल्कुल जाल की तरह फैला हुआ है पूरी कोशिका में। यह नालिका पूरी जाल की तरह फैला हुआ कोशिका में नेटवर्क सिस्टम का निर्माण करता है। ये तो दिख रहा है।
अब दूसरा क्या कह रहा है कि यह कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नालिका के रूप में कार्य करता है। तो हमने पहले ही बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना रहा है, उसमें प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि कोशिका द्रव्य तथा यहाँ पर ये रहा आपका केंद्रक, इसके बीच में अगर प्रोटीन का परिवहन होना है तो इन्हीं नालिकाओं के से होगा। क्या होगा? इन्हीं नालिकाओं से होगा। ये जो नालिकाएं आपको दिख रही है, इन्हीं नालिकाओं के थ्रू क्या होगा? प्रोटीन बनेगा और दूसरे जगह पर जहां पर प्रोटीन की जरूरत होगी वहां तक पहुंचेगा। अब एंडोप्लाज्मिक कोशिका रेटिकुलम की कोशिका कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का कार्य करती है, और यह ढांचे का कार्य करके क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रदान करती है, मजबूती प्रदान करती है। और क्या करती है? यकृत कोशिकाओं में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, हम क्या है, दवा खाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं तो हम दवा खाते हैं, और दवा के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, कुछ विषाक्त प्रभाव होते हैं। उसको कौन कम करता है? ये भी प्रश्न उठ सकता है, उसको कौन कम करता है? तो उसको कम करने का काम करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER करता है। यानी चिकनी अंतर्द्रव्यीय जालिका जो है वह क्या करता है? विष एवं दवाओं के विषाक्त प्रभाव को कम करने का भूमिका निभाता है। और क्या करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? वो वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। हमने पहले भी पढ़ा कि वसा और लिपिड अणुओं का निर्माण कौन करता है? SER करता है। प्रोटीन का कौन करता है? तो कहां होता है? वो RER में होता है। यह ध्यान में रखिएगा। अब जो दूसरा कोशिकांग है गोल्जी उपकरण, उसको हम लोग पढ़ते हैं, इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, इंग्लिश में गोल्जी अपैरेटस कहते हैं। इसका नाम गोल्जी क्यों पड़ा? क्योंकि इसके खोजकर्ता जो है, जिन्होंने पहली बार इसे खोजा था, उनका नाम कैमिलो गोल्जी है, और उन्हीं के सम्मान में इसका नाम क्या दिया गया? गोल्जी उपकरण या गोल्जी बॉडी दे दिया गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि गोल्जी उपकरण होता क्या है, तो आप कहिएगा कि यह झिल्ली युक्त पुटिका है। क्या है? यह झिल्ली युक्त पुटिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजी रहती है। अब देखिए, यहां पर पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये रहा आपका झिल्ली युक्त पुटिका। ये क्या है? पुटिका। और आपको दिख रहा होगा ये कि ये एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप में सजा हुआ, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ये देखिए, नीचे की तरफ बड़ा होता जा रहा है और उसके ऊपर छोटा छोटा रखा हुआ, बिल्कुल समांतर रूप में इसी तरह से सजा हुआ है। ये झिल्ली युक्त पुटिका है जो कि समांतर रूप में सजा हुआ है, और इसे क्या कहते हैं? जिन्हें कुंडिका कहते हैं। अब जो ये सजा हुआ है पूरा का पूरा, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे कुंडिका कहते हैं। और जो ये एक है, ये देखिए, एक जो है, जो एक दूसरे के ऊपर सजा हुआ है, एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक, इसे हम क्या कह रहे हैं? इसे पुटिका कह रहे हैं। अब हम देखते हैं गोल्जी उपकरण का क्या कार्य होता है, कौन कौन से कार्य करते हैं गोल्जी उपकरण। तो यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर, किससे जुड़कर? हमने अभी पढ़ा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनकी झिल्लियों से जुड़कर जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ये दूसरा भाग है और वो पहला भाग। तो उनसे क्यों जुड़ा रहता है? इतने नजदीक में उनसे क्यों जुड़ा रहता है? उनके इतने क्लोज एसोसिएशन में क्यों रहता है? ये हम अभी पढ़ेंगे, समझेंगे भी। तो पहला क्या है गोल्जी उपकरण का कार्य, क्या रहता है? ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़कर, उसी से जुड़ करके जटिल झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग का निर्माण कर रहा है ये। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्यों जुड़ा रहता है इसका देखिए। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो संश्लेषित पदार्थ होते हैं उनके लिए पैकेजिंग का कार्य करता है, और उनको मॉडिफाई करता है, और क्या करता है? भेजता है। कहीं पे भेजना होता है तो वहां भेज देता है, या आउट ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर भेज देता है। अगर कहीं और पे जरूरत है तो वहां पर भेज देता है, टारगेट पे भेज देता है, या कोशिका के बाहर भेज देता है। अब देखिए, संश्लेषित पदार्थ क्या होते हैं, हमने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या क्या संश्लेषित होते हैं, क्या क्या बनते हैं। हमने पढ़ा है कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बन रहा था, बताइए? वहां पे प्रोटीन बन रहा था, प्रोटीन बन रहा था। तो वो प्रोटीन का क्या होगा? यहाँ पर वहां से जो संश्लेषित हुआ पदार्थ, वो प्रोटीन यहाँ पर आएंगे, और उन प्रोटीन का यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर पैकेजिंग होगा, और पैकेजिंग होकर के और इनका मॉडिफाई होगा, उनको पैकेजिंग करके मॉडिफाई करके, और क्या होगा? इनके थ्रू यहाँ पर बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रोटीन आया RER से, और यहाँ पर क्या हुआ? या तो किसी टारगेट पे पहुंच गया, या आउट ऑफ द सेल, यानी कोशिका के बाहर हो गया। कोशिका के बाहर जाना है तो कोशिका के बाहर, अगर कहीं पे जरूरत है तो वहां पे चला जाता है।
इसीलिए यह इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी जो गोल्जी उपकरण है उन झिल्लियों के बिल्कुल क्लोज रहता है, बिल्कुल सटा हुआ रहता है। और क्या होता है गोल्जी उपकरण में? गोल्जी उपकरण में सामान्य शकरा से जटिल शकरा बनती है। क्या होती है? सामान्य शकरा से जटिल शकरा बनती है, ठीक ना। और चौथा क्या है? इसके द्वारा क्या हो रहा है? लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसके द्वारा क्या हो रहा है? लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। जो एक कोशिका अंगक है लाइसोसोम, वो कहां बनता है? लाइसोसोम इसी के द्वारा बनाया जाता है। गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी के द्वारा ही लाइसोसोम को बनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है 1 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप क्या कहिएगा? लाइसोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? गोल्जी अपैरेटस के द्वारा, गोल्जी बॉडी के द्वारा लाइसोसोम बनाया जाता है। गोल्जी बॉडी लाइसोसोम बना रहा है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आपके सामने एक चित्र है। यह चित्र किसका है? यह चित्र कैमिलो गोल्जी का है। किसका है? कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी का यह चित्र है आपके सामने। इन्होंने क्या किया था? याद कीजिए, इन्होंने ही गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपैरेटस का खोज किया था सबसे पहले, और इन्हीं के नाम पे उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी कहते हैं। इन्हीं के सम्मान में इन्होंने क्या किया था? एक ब्लैक रिएक्शन परफॉर्म किया था। उन्होंने एक ब्लैक रिएक्शन किया था। इसमें इन्होंने क्या किया? कैमिलो गोल्जी ने अकेली तंत्रिका तथा कोशिका संरचनाओं को अभिरंगित करने के लिए एक क्रांतिकारी विधि प्रदान की। ऐसा विधि प्रदान किया जो पूरे विज्ञान के क्षेत्र में, जीव विज्ञान के क्षेत्र में क्रांतिकारी विधि साबित हुई। इस विधि को क्या कहा गया? ब्लैक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इसी विधि को, जो विधि इन्होंने दिया, उसको हम लोग ब्लैक रिएक्शन कहते हैं। अब क्या था यह विधि? इस विधि में उन्होंने सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया था। क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट के तनु घोल का उपयोग किया। सिल्वर नाइट्रेट के तनु को बनाया और क्या किया? उसका उपयोग किया कोशिकाओं के ऊपर अभिरंगित करने के लिए कोशिकाओं को। और विशेषतः यह कोशिकाओं की कोमल शाखाओं की प्रक्रियाओं का मार्ग पता लगाने में महत्वपूर्ण था। और ये जो सिल्वर नाइट्रेट का तनु घोल था, ये क्या था? यह विशेषतः कोशिकाओं के कोमल शाखाओं की जो प्रक्रिया है उसका मार्ग पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण था। आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक येलो कलर के बॉक्स में घेर करके इनके बारे में दिया गया है कि कैमिलो गोल्जी कहां थे, कब पैदा हुए और उन्होंने ब्लैक रिएक्शन कैसे किया। वहीं से ये जो है टॉपिक लिया गया है। अब जो तीसरा है वह है हमारा राइबोसोम। इसको पढ़ते हैं। अब देखिए, राइबोसोम कोशिका द्रव्य में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली गोल आकृति की संरचना होती है। आपको यहाँ पर पिक्चर दे दिया गया है राइबोसोम का। ये क्या है? राइबोसोम है। आपको लगभग ये गोलाकार दिख रहा है। गोल आकृति की पिक्चर होती है, ये गोल आकृति की संरचना होती है। ये कोशिका द्रव्य में कैसी होती है? मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी मुक्त रूप से पाई जा सकती है, अथवा अंतर्द्रव्य जालिका में जुड़ी हो सकती है। जब ये अंतर्द्रव्य जालिका में जुड़ेगी तो उस अंतर्द्रव्य जालिका को हम लोग क्या कहेंगे? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। यही राइबोसोम जो है वह जुड़ गया था और क्या बना रहा था? खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। और जब यह अनुपस्थित होगा तो क्या कहेंगे उसको? चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री। क्योंकि यह क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है इसलिए इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। अब देखिए, राइबोसोम जो है ये 2 सब यूनिट से बना होता है। पहला वाला, ये ऊपर वाला जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, ये एक अलग सब यूनिट है, अलग यूनिट है। और नीचे जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये एक अलग यूनिट है। एक बड़ा लार्जर सब यूनिट होता है और दूसरा नीचे वाला छोटा सब यूनिट होता है। तो ये सब बातें जो है ये हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। ये सब आगे की क्लास में पढ़ना है। अभी तक इतना ही है कि राइबोसोम क्या होता है? ये प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह प्रोटीन बनाता है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि राइबोसोम में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। राइबोसोम के अंदर कोई भी, न्यूक्लियस में था झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया भी हम आगे पढ़ेंगे, वो भी 2 डबल मेम्ब्रेनस होगा, जबकि इसमें क्या है? इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। और बाकी बातें आप राइबोसोम के बारे में आगे की कक्षा में और पढ़ेंगे। राइबोसोम का कार्य क्या क्या होता है, कौन कौन सा कार्य ये करता है? अब देखिए, पहला कार्य है इसका, यह आरएनए क्या बनाता है? यह आरएनए या राइबो न्यूक्लिक एसिड, आर से राइबो, एन से न्यूक्लिक और ए से एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। आरएनए या प्रोटीन का बना होता है राइबोसोम। ये ध्यान में रखने वाली बात है। यह एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण करता है। एमिनो अम्ल
यानी कहने का मतलब यह अमाइनो एसिड से प्रोटीन को बनाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटीन किससे बनता है तो आप कहिएगा कि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है या अमीनो अम्ल से बनता है। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल से बनता है। अब तीसरा क्या है, ये कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाकलापों के लिए सतह प्रदान करता है। जितने भी जीवित के अंदर रासायनिक क्रियाकलाप होते हैं, जैव रासायनिक क्रियाकलाप होते हैं, उसके लिए क्या सतह कौन प्रदान करता है? सतह प्रदान करने का काम राइबोसोम का ही होता है। ये ध्यान में रखने वाली बात है। अब चौथा जो है कोशिका अंग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, चौथा है लाइसोसोम। लाइसोसोम किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछा जाए तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। कैसा है? जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं, अपशिष्ट होते हैं कोशिका का, उसका निपटारा करने वाले तंत्र को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। और यह भी झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। यह भी क्या है? झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। यहां पर देखिए, ये क्या है? येलो वाला जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? यही लाइसोसोम है। लाइसोसोम क्या करता है? बाहरी पदार्थों के साथ साथ, जो बाहरी पदार्थ आते हैं कोशिका में, उसके साथ साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके साफ करता है। लाइसोसोम में क्या होते हैं? एंजाइम्स भरे होते हैं, काफी खतरनाक एंजाइम्स भरे होते हैं, जो किसी भी पदार्थ को पचाने के लिए काफी होता है, किसी भी पदार्थ को पाचित कर सकता है। तो इतना ही नहीं, जो बाहरी पदार्थ आएगा उसको तो पाचित करेगा ही, साथ ही साथ कोशिकांगों के टूटे फूटे भाग को भी पाचित करके साफ कर देता है। अब लाइसोसोम में क्या होता है? देखिए, मैंने कहा ही कि बहुत ही खतरनाक शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं प्रेजेंट, जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में क्या होते हैं? ये सक्षम होते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको यह आसानी से तोड़ सकते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहता है? सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब देखिए, लाइसोसोम को क्यों सुसाइडल बैग कहा जाता है, क्यों आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली, ऐसा क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों कहा जाता है तो आपको लिखना है कि कोशिकीय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म, हमने पढ़ा था कि सभी सजीव को जिंदा रखने के लिए इस प्रक्रिया का क्या होता है? जरूरी होता है यह प्रक्रिया। तो कोशिकीय उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, अब देखिए इसमें व्यवधान पड़ गया। हमने पढ़ा था ना कि किसी भी जीवित को, सजीव को जीवित रखने के लिए इस प्रक्रिया का जरूरत होता है, उपापचय का जरूरत होता है। जब इसमें व्यवधान पड़ता है तब क्या होता है? क्षतिग्रस्त हो जाता है वह या मृत हो जाता है। तो यहीं पे देखिए, इस उपापचय के प्रक्रिया में जब व्यवधान पड़ गया, जब यह नहीं हुआ तो कोशिका क्या हुआ? क्षतिग्रस्त या मृत हो गया। अब क्या हो गया? इसीलिए लाइसोसोम क्या होता है? उस समय फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम में क्या होते हैं? खतरनाक, बेहद शक्तिशाली एंजाइम बड़े होते हैं, जो किसी भी कार्बनिक पदार्थों को पाचित कर सकते हैं। तो इनके एंजाइम क्या करते हैं? जो अपनी ही कोशिका जो कि क्षतिग्रस्त हो चुकी है, अगर उनको पाचित नहीं करेंगे तो वो तो एक अपशिष्ट बन जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, वो टॉक्सिक हो जाएगा, वो क्या होगा? जहर के समान बन जाएगा। इसीलिए ये क्या करते हैं? अपने ही कोशिका के टूटे फूटे भागों को या क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा गया है? लाइसोसोम को आत्मघाती या सुसाइडल बैग भी कहा गया है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि लाइसोसोम एक आत्मघाती थैली है। यानी सेल जो है या कोशिका जो है अपने अंदर एक आत्मघाती थैली रखता है। जब वो मर जाएगा या क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो वो आत्मघाती थैली उसी को खा जाएगा। समझ में आया? यानी जब सेल क्षतिग्रस्त या मृत हो जाता है तो लाइसोसोम होते हैं अंदर में सेल के। अब वो क्या करते हैं लाइसोसोम? उसमें बहुत ही खतरनाक एंजाइम होते हैं। अब सब सेल मर जाते हैं तो क्या होता है? वो फट जाता है और वह एंजाइम क्या कर देता है? उन कोशिकाओं या कोशिका जो टूटे फूटे अंग होते हैं उनको पाचित कर देते हैं। यही लाइसोसोम का काम होता है और इसीलिए लाइसोसोम को एक आत्मघाती थैली कहते हैं। तो हमने देख लिया लाइसोसोम क्या क्या करते हैं। अब देखिए, यह कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर कोशिका को साफ रखता है। ये तो हमने पढ़ा ही कि कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर देता है। इसके अंदर एंजाइम होता है, वो फट जाता है और उसको क्या कर देता है? पाचित करके साफ रखता है, वेस्ट मटेरियल नहीं जमा होने देता है। अब इसके शक्तिशाली एंजाइम कोशिकांगों के अलावा जीवाणु, भोजन एवं कृमियों का पाचन करती है। अब मान लीजिए कि हम सांस ले रहे हैं और हमारे नाक से जीवाणु घुस गया और वो कोशिका के अंदर हमारे चला गया, तो उसको क्या करेगा लाइसोसोम? उस जीवाणु को क्या करेगा? पचा लेगा, उसको तबाह कर देगा।
भोजन को भी और कृमियों का भी पाचन करती है। भोजन में जो माइक्रोबियल होते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, उसको भी वो पचा सकता है। और यह तीसरा क्या है, यह मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को हटाता है। ये भी हमने पढ़ लिया कि मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को भी हटा देता है, इसलिए इसको हम लोग सुसाइडल बैग या एक आत्मघाती थैली के रूप में देखते हैं। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण कोशिका अंगक है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे देखेंगे। अब देखते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को। यहां पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया बन रखा है, चित्र आपको दिख रहा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली एक कोशिकांग होती है। यहां पर देखिए पहला झिल्ली ये है, बीच में आपको नालिकाएं दिख रही होगी, और अंदर वाला झिल्ली क्या है देखिए, काफी ज्यादा गोलाकार है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित है और गोलाकार है, और बाहर वाला झिल्ली ये रहा, और बीच में क्या है, स्पेस है, बीच में नालिका बनी हुई है। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली वाली कोशिकांग है, जिसमें बाहरी झिल्ली क्या होती है, छिद्रित होती है। इनके बीच में क्या है, बाहरी झिल्ली जो है ये छिद्रित होती है, और भीतरी झिल्ली जो होती है वह बहुत अधिक वलित यानी राउंडेड होती है। देखिए भीतरी झिल्ली क्या है, वलित है, बाहर वाला तो नहीं है, लेकिन ये क्या देखिए, भीतरी झिल्ली ऐसे ऐसे घूमा हुआ है, बिल्कुल अंदर अंदर घूमा हुआ है, यानी बहुत अधिक वलित है या राउंडेड है, हम ऐसा कह सकते हैं। और इसी में भीतरी झिल्ली में क्या होता है, उसका अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया काफी ही अद्भुत अद्भुत अंगक है। क्यों है अद्भुत? क्योंकि उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। सबके पास नहीं होता है, सारे अंगक के पास, हमने अभी भी पढ़ा, सबके पास अभी तक हमने नहीं पढ़ा कि डीएनए है और राइबोसोम है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास इस भीतरी झिल्ली के भीतर खुद का डीएनए होता है और खुद का क्या होता है, राइबोसोम होता है। यहां पर देखिए, यहां पर इसका खुद का डीएनए है और खुद का प्रेजेंट है क्या, राइबोसोम। इसीलिए यह काफी अद्भुत अंगक है। देखिए इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग अद्भुत अंगक कहते हैं। अतः अब देखिए राइबोसोम का हमने अभी पढ़ा है कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अब देखिए हम कह रहे थे खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका में राइबोसोम प्रेजेंट था, इसलिए वो क्या बना रहा था, वो भी प्रोटीन बना रहा था। अब यहां भी अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रोटीन बनाएगा। इसलिए अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं। क्यों बनाते हैं भैया? क्योंकि इसके अंदर होता है प्रेजेंट क्या, इसके अंदर होता है प्रेजेंट इसका अपना डीएनए और इसका अपना राइबोसोम। और जब अपना राइबोसोम है तो ये अपना प्रोटीन बना सकता है। राइबोसोम का काम ही होता है प्रोटीन बनाना, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन बना सकता है। और माइटोकॉन्ड्रिया इसीलिए एक अद्भुत अंगक है। क्यों है अद्भुत अंगक? क्योंकि इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और राइबोसोम दोनों होते हैं, सबके पास ऐसा नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। क्यों है बिजली घर? अब देखिए हमको जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक होता है, विभिन्न प्रक्रिया, यानी हमने अभी पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, उपचय और अपचय, ये सब क्रियाएं जरूरी होती है किसी भी सजीव को जीवित बनाए रखने के लिए। अब उसके लिए क्या होता है, ऊर्जा का जरूरत होता है। और हमारे शरीर को ऊर्जा किस फॉर्म में चाहिए, किस रूप में चाहिए? हमारे शरीर को ऊर्जा जो है वह एटीपी के रूप में चाहिए। एटीपी का फुल फॉर्म होता है ए से एडिनोसिन, टी से ट्राई और पी से फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में हमको ऊर्जा चाहिए, और इस रूप में ऊर्जा कौन प्रदान करता है हमें? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, और कोई नहीं करता है। इस रूप में ऊर्जा हमको जो चाहिए वो प्रदान करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और एटीपी कोशिका का वह ऊर्जा है जिसका निर्माण और संचयन भी कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और इस ऊर्जा से हम अपने विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहते हैं या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। चूंकि अब देखिए एटीपी जैसे कोशिकीय ऊर्जा का निर्माण और संचयन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, कोशिका का बिजली घर कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ में आ गया क्यों कह रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का कोशिका का बिजली घर? क्योंकि ये एटीपी हमको देता है, और एटीपी का जरूरत हमको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने में होता है, और उसी के कारण हम लोग कुछ कर पाते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग, कोशिका का बिजली घर। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा कि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। काफी इंपॉर्टेंट है, ये जो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है वह केवल और केवल यही करता है। इसलिए यह काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें कोशिकीय श्वसन के लिए एंजाइम होते हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें कोशिकीय श्वसन जो होता है उसके लिए एंजाइम इसी में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही उसके लिए एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा क्या है, यह अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाता है। प्रोटीन क्या करता है, खुद बनाता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए प्रेजेंट होता है और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम होता है। अब खुद का राइबोसोम होने के कारण राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए यह खुद का प्रोटीन बना पाता है। चौथा क्या है, कोशिकीय ऊर्जा का संचयन एवं निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। कोशिकीय ऊर्जा यानी कोशिका जो ऊर्जा की जरूरत होती है और उसका जो संचयन होता है उसका निर्माण क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही होता है। इसीलिए यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये थे माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ कार्य। अब देखिए जो छठा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है पादपों के लिए यानी प्लांट्स में पाए जाने वाला सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम कहते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड का क्या है खास बात की ये केवल और केवल प्लांट सेल्स में मिलेंगे, आपको एनिमल सेल्स में नहीं देखने को मिलेंगे। यह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही आपको देखने को मिलेंगे। प्लास्टिड की भीतरी संरचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती है जो स्ट्रोमा में स्थित होती है। अब स्ट्रोमा किसको कह रहे हैं, ये जो देखिए आपको पूरा पीला का पीला पोर्शन दिख रहा है, येलो कलर का पोर्शन जिसमें हरा हरा परत है स्थित, उसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। ये जो पूरा पीला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये क्या है, इसको हम लोग कह दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। और इसके अंदर जो है क्या होते हैं, बहुत सी झिल्ली वाले परतें हैं। ये देखिए हरा कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ब्लैक कलर से इसको दिखाते हैं, आपको यहां पर दिख रहा होगा 1 2 3, इसी तरह से देख लीजिए क्या है, परत मौजूद है, एक के ऊपर एक के ऊपर क्या है, सजा हुआ है यह परत। और यह परत कहां मौजूद है, इसी येलो वाला स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, यही कहना चाह रहा है। अब प्लास्टिड क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि काफी हद तक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह है। कैसे है, हमने देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी दो मेम्ब्रेन थे, एक बाहरी और एक भीतरी। यहां भी देख लीजिए, ये रहा इसका बाहरी मेम्ब्रेन और ये रहा इसका भीतरी मेम्ब्रेन। और वहां पर भी देखे थे कि बाहरी और भीतरी मेम्ब्रेन के बीच में कुछ जगह खाली था, कुछ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस मौजूद थे। यहाँ पर भी देखिए जो हम इसको कलर कर रहे हैं, ये क्या है, बीच में जगह खाली है, यहाँ पर भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस मौजूद है। और क्या था, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है और क्या होता है, खुद का राइबोसोम होता है। बिल्कुल उसी तरह प्लास्टिड के पास भी खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम होता है। इसीलिए वह कुछ हद तक क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान प्रतीत होता है। यहां देखिए प्लास्टिड बाहरी रचना में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं। कैसे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है, और इसके पास भी दो मेम्ब्रेन होते हैं और बीच में कुछ खाली जगह मौजूद होते हैं। ये देखिए ये जो खाली जगह मौजूद है यहाँ भी मौजूद है। इसलिए क्या कहा गया है, कुछ हद तक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बाहरी से दिखता है। बाहर से हम देखेंगे तो कुछ हद तक लगेगा कि यह माइटोकॉन्ड्रिया है। और कहां पाए जाएंगे, यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाएंगे, पादप की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, एनिमल सेल में बिल्कुल नहीं पाए जाएंगे। देखिए प्लास्टिड के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, प्लास्टिड के 3 प्रकार हमको देखने को मिलेंगे। अब 3 प्रकार में क्या क्या है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा जो शब्द है, इंग्लिश में जो क्रोमा शब्द है वह कलर के लिए आता है। किसके लिए आता है, कलर के लिए आता है। कलर मतलब रंग के लिए आता है क्रोमा, यानी इसलिए हिंदी में हम इसको रंगीन प्लास्टिड कहते हैं। नाम से ही पता चलता है क्रोमोप्लास्ट, जो रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो उसको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। वैसा प्लास्टिड जो रंगीन या रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, यानी इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल हरित लवक होते हैं पादप के कोशिकाओं में, जिसके कारण क्या होते हैं, पादप पौधे जो हैं उसी के कारण क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण क्या कर पाते हैं, फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर पाते हैं, इसी के कारण। तो इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल अगर प्रेजेंट होता तो क्या दिखता, ये हरे कलर का दिखता, तथा यह प्रकाश संश्लेषण में भाग भी नहीं लेता है। हमने अभी कहा कि क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल की वजह से ही फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है पादपों में। तो यहाँ पर अगर है ही नहीं क्लोरोफिल तो क्या प्रकाश संश्लेषण होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अब इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, नाम ही है क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन प्लास्टिड। तो इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, पौधों को सुंदर बनाना। और कैसे बनाएंगे सुंदर, रंग दे करके बनाएंगे, विभिन्न प्रकार के रंग दे करके पौधों को आकर्षित बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे। अब देखिए ये क्या करते हैं, मुख्यतः यह मुख्यतः फूलों और पंखुड़ियों में पाया जाता है। यहाँ पर देखिए किस में पाया जा रहा है, फूलों, फलों और पंखुड़ियों में पाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए एक पिक्चर दिया गया है, फ्लावर्स है, ये फूल है,
यहाँ पर जो आपको पंखुड़ी दिख रहे होंगे और फूल दिख रहे होंगे, काफी रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं, तो इन रंगे बिरंगे फूलों के पीछे किसका हाथ है? ये जो रंग बिरंगे फूल दिख रहे हैं उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? कहां से आए रंग? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आए, क्योंकि रंगीन प्लास्टिड यही है और यही क्रोमोप्लास्ट क्या किया? फलों और फूलों की पंखुड़ियों में पाया जाता है और यह क्या करता है? रंगों को प्रदान करता है और आकर्षित बनाता है। प्लास्टिड का जो दूसरा प्रकार है उसको हम लोग कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट, यानी हिंदी में श्वेत एवं रंगहीन प्लास्टिड। क्रोमोप्लास्ट यानी जो रंगीन प्लास्टिड थे उसको हम कह रहे थे, और ल्यूकोप्लास्ट किसको कहेंगे? जो श्वेत होंगे यानी सफेद होंगे, और सफेद कहने का मतलब जिसमें रंग ना हो, रंग बिरंगे ना हो, रंगहीन प्लास्टिड। अब ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, ल्यूकोप्लास्ट में क्या संचित रहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट में हमें स्टार्च मिलेगा, ऑयल मिलेगा यानी तेल मिलेगा, और प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या होंगे? संचित रहते हैं, मिलेंगे हमको संचित रूप में। और यह पौधों के जड़ों और उन भागों में पाया जाता है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अब देखिए रंगहीन है, इसका मतलब क्लोरोफिल नहीं है इसमें। क्लोरोफिल नहीं होने का मतलब अगर क्लोरोफिल होता तो क्या होता? यह हरा दिखता, लेकिन ये तो है रंगहीन, यानी क्लोरोफिल है नहीं, प्रकाश संश्लेषण करेगा नहीं, इसलिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी नहीं। और कहां पर मौजूद होगा? यह आपको जड़ों में देखने को मिलेगा, पौधों के जड़ों में ये पाया जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है, यानी हरा वर्णक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं जो तीसरा भाग है उसको। तीसरा भाग है हमारा क्या? क्लोरोप्लास्ट। नाम से ही पता चलता है, क्लोरो प्लस प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ऐसा प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल मौजूद हो, उसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोप्लास्ट। यानी जिस प्लास्टिड में, देखिए नाम से ही, नाम में ही क्या आ गया? क्लोरो, क्लोरो मतलब क्लोरोफिल। तो जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। नाम से पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट, यानी प्लास्टिड में क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले अथवा नारंगी रंग के भी वर्णक होते हैं। क्या होते हैं? क्लोरोफिल तो होता ही होता है, और पीले अथवा नारंगी रंग के भी वर्णक मौजूद होते हैं, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब देखिए क्लोरोप्लास्ट में क्या है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और क्लोरोफिल ही क्या करवाता है? प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया करवाता है। तो क्या यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस होगा? बिल्कुल होगा, इसीलिए क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होगा, और यह प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोरोप्लास्ट। आगे हम देखते हैं प्लास्टिड के कार्य को। प्लास्टिड का क्या कार्य होता है, क्या क्या काम करता है, उसको देखते हैं। अगर आपको पूछ दिया जाए एग्जाम में कि प्लास्टिड का क्या कार्य है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्लास्टिड के विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न रंग होते हैं। अब देखिए विभिन्न प्रकार हैं, 3 प्रकार हमने पढ़ा। किसी प्रकार के वजह से पौधे रंगीन दिखाई देते हैं, फूल रंगीन दिखाई देते हैं, किसी के वजह से सफेद दिखाई देते हैं जैसे कि जड़ में ल्यूकोप्लास्ट होता है, और किसी के वजह से जैसे पत्तियां हरी दिखाई देती हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। तो प्लास्टिड के विभिन्न प्रकारों के कारण ही पौधों के विभिन्न भागों में विभिन्न विभिन्न रंग हमको दिखाई देते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे वर्णक प्लास्टिड क्लोरोफिल की उपस्थिति में होती है। हमने अभी कितनी बार ही पढ़ा कि क्लोरोफिल होगा तभी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। अब ल्यूकोप्लास्ट मंड यानी स्टार्च, फैट यानी चर्बी और प्रोटीन को संचित उत्पाद के रूप में संचय करता है। हमने ल्यूकोप्लास्ट में पढ़ा कि ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है? स्टार्च, प्रोटीन और चर्बी को संचित करके, संचय करके रखता है अपने अंदर। तो ये जो है प्लास्टिड के कुछ कार्य हैं जिसे आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं रसधानिया की तरफ, वैक्यूल्स की तरफ, देखते हैं वैक्यूल्स क्या होता है। देखिए रसधानिया यानी इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वैक्यूल्स। तो रसधानिया क्या होते हैं? यहां पर आपको चित्र दिख रहा होगा। तो रसधानिया ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। ये क्या है? ठोस अथवा तरल पदार्थ जो होते हैं कोशिका के भीतर, उसको संग्रह करके रखने के लिए थैलियां हैं। ये चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये चित्र में आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये वैक्यूल्स है यानी रसधानिया है। और ये रसधानिया जो है उसके लेयर को कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसके लेयर को टोनोप्लास्ट कहते हैं। उसके झिल्ली को हम क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। और जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती है। अगर हम जंतु कोशिकाओं को हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से, सूक्ष्मदर्शी से,
तो हम पाएंगे कि जंतु कोशिकाओं में रसधानियां जो है वो छोटी होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां हमको बहुत बड़ी देखने को मिलेगी। और कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान में रखिएगा कि कुछ पौधों में क्या होता है कि कोशिका की केंद्रीय रसधानी को जब हम मापेंगे तो वो कोशिका का जो आयतन होगा उसका 50% से 90% तक होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है या 1 नंबर में भी पूछ सकता है कि कितना होता है आयतन का, तो आयतन का 50% से 90% तक होता है उसका माप। अब हम देखते हैं कि रसधानियां का कार्य क्या क्या होता है। देखिए, आपको जंतु कोशिकाओं में जो रसधानियां यानी वैक्यूल्स है वो छोटी मिलेगी, जबकि पादप के कोशिकाओं में रसधानियां आपको बड़ी देखने को मिलेगी। तो पादप के कोशिकाओं में जो रसधानियां होती हैं वो हमेशा कोशिका द्रव्य से भरी रहती है। किससे भरी रहती है? कोशिका द्रव्य, जैसे तरल पदार्थ जो होती थी उनसे भरी होती थी, और जो कोशिकाओं को कठोरता प्रदान करता है। यहाँ भी देखिए, ये क्या है? वैक्यूल्स है, रसधानियां है, और इसके बाहरी लेयर को हम क्या कह रहे हैं? टोनोप्लास्ट कह रहे हैं। अब देखिए, रसधानियां यानी वैक्यूल्स के क्या कार्य है ये देखते हैं हम लोग। ये कोशिकाओं को स्फीति एवं कठोरता प्रदान करता है, यानी स्फूर्ति और क्या करता है? कठोरता प्रदान करता है। कैसे कठोरता प्रदान करता है? कि रसधानियां में कोशिका द्रव्य भरा रहता है, और ये कोशिका द्रव्य भरे होने के कारण कोशिकाओं को कठोरता प्रदान होता है। दूसरा क्या है? पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ जैसे अमीनो अम्ल, शकरा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा प्रोटीन आदि रसधानियों में ही संचित रहता है। हमने पढ़ा कि रसधानियों का क्या काम है? संचित करके रखना। क्या संचित करके रखता है? ये अमीनो अम्ल को, शकरा को, और जितने भी विभिन्न कार्बनिक अम्ल होते हैं, प्रोटीन होते हैं, वो कहाँ संचित होते हैं? रसधानियां में हमको संचित मिलेंगे। और क्या होता है इसका काम? कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल एवं अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती है। क्या करती है? कुछ कोशिकीय जीवों में रसधानियां अतिरिक्त जल जो होती है या अपशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट मटेरियल होते हैं कोशिका के, सेल के, उसको शरीर से बाहर निकालने का भी काम करती हैं। कौन करेगी? ये रसधानियां। सब में नहीं करते हैं, कुछ में ऐसा करने को हमें देखने को मिलता है कि कुछ में ऐसा करती हैं रसधानियां। तो ये थी रसधानियां के कुछ कार्य। तो इसी के साथ क्या है, आपका यह जो है कोशिकांगक समाप्त होता है, और जीवन की मौलिक इकाई जो पार्ट था इसका पार्ट 2 यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको समझ में आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।